welcome. This is the fourth class on Indian polity in this series, and we are studying important judgments in Indian polity. Okay, my name is Pawan, and I'm a BTech in Electronics and Communication Engineering. After my graduation, I have written multiple UPSC and PCS mains and appeared for interviews as well. Now I cleared CGL and worked with Government of India for 5 years, and for last 2 years I have been teaching at Oracle IAS. And if you want to reach to me, this is my email ID, pawan@oracleias.org, or you can read our daily quizzes or answer writing practices and some such things like daily current affairs at oracleias.org. Now today we'll be studying cases regarding civil rights. So there are 3 cases that we'll see today. Pehla hai, the first case is ADM Jabalpur versus Shivakant Shukla. The second one is Hadia case, and the third one is Menaka Gandhi case. In this, the most recent one is Hadia case, and the most the oldest case is ADM Jabalpur case. तो सारे cases हम देखेंगे और civil rights पे इनका क्या impact हुआ वो भी हम देखेंगे. Before that, let me tell you what are actually civil rights. जो फ्रीडम्स, जो राइट टू फ्रीडम आपको मिला हुआ है आर्टिकल 19 में या 20, 21 एटसेट्रा में, उनको कलेक्टिवली कई बार सिविल राइट्स भी बोलते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको जेल में बंद नहीं कर सकते बिना किसी चार्ज के. ठीक है, या फिर कोई व्यक्ति आपको पकड़ करके नहीं रख सकता है, आपको इलीगल डिटेंशन में नहीं रख सकता है. वैसे ही आपके मूवमेंट पे रोक नहीं लगाई जा सकती. देश के अंदर आपको घूमने फिरने की आजादी है. तो ये सारी चीजें सिविल राइट्स के अंडर में आती हैं. सबसे पहले केस देखते हैं एडीएम जबलपुर केस, एंड आई विल से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट शेमफुल जजमेंट्स इन इंडियन हिस्ट्री. भारत की जुडिशियरी के इतिहास में इससे शर्मनाक जजमेंट बहुत कम होंगे. ठीक है, एनीवेज ये इमरजेंसी के टाइम का केस है और इसको हेबियस कॉर्पस केस भी कहा जाता है. 1971 में इलेक्शंस हुए और मिसेस गांधी, दैट इज इंदिरा गांधी, रायबरेली से जीत जाती हैं. उनको जिन्होंने चैलेंज किया था वो थे मिस्टर राज नारायण, और वो इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे और वहां पे उन्होंने बोला मिसेस गांधी ने फ्रॉड किया है, इलेक्शन में मैल प्रैक्टिसेस किया है, इसलिए मिसेस गांधी का जो इलेक्शन है उसको रद्द कर देना चाहिए. 1975 में जजमेंट आया 4 साल बाद और बोला कि आपका इलेक्शन इज नाउ डिक्लेयर्ड वॉइड, जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने. इसके बाद पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत तेजी से चेंज होती है और जून 1975 में मिसेस गांधी इमरजेंसी लगा देती हैं अंडर आर्टिकल 352. वो इमरजेंसी वाले चैप्टर में आपने देखा होगा कि 352 जब लगता है तो क्या क्या चीजें होती हैं, और इमरजेंसी के बाद से, इस इमरजेंसी के बाद से क्या क्या चेंजेस आए हैं आर्टिकल में, वो भी आपने देखा होगा, सर ने क्लास में पढ़ा रखा है. विल नॉट डिस्कस इट हियर. ओके, सो फैक्ट्स ये थे कि जैसे ही 352 लगा, आपने वहां पढ़ा ही होगा कि आर्टिकल 359 भी एक्टिवेट होता है, और जैसे ही आर्टिकल 359 जो कि इमरजेंसी के चैप्टर में है एक्टिवेट होगा, तो आर्टिकल 14 दैट इज राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, एंड आर्टिकल 22 आर ऑल्सो सस्पेंडेड. आर्टिकल 19 भी सस्पेंड हो जाता है, उसके लिए अलग से आपको एक नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा. एक एक्ट था उस समय पे, मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट. ये एक्ट लागू किया गया और जो भी पॉलिटिकल ओपोजिशन थे उनको सबको जेल में डाल दिया गया. ठीक है, इंक्लूडिंग जो उस समय के बड़े बड़े लीडर्स थे. फॉर एग्जांपल जॉर्ज फर्नांडिस, नेक्स्ट पेज पे आप देखोगे यहाँ पे बने हुए हैं जॉर्ज फर्नांडिस, जो हाथ में आपको दिखेंगे कि इनके हाथ में हथकड़ी लगी हुई है. ठीक है, दिस जॉर्ज फर्नांडिस. इसके अलावा जयप्रकाश नारायण, मुरारजी देसाई, लाल कृष्ण आडवाणी, अशोक मेहता, अटल बिहारी वाजपेयी, से बड़े बड़े लीडर्स थे जिनको जेल में डाल दिया गया. फली नरीमन, हु वाज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने रिजाइन कर दिया. ठीक है, इसके विरोध में. एनीवेज ये जो मीसा एक्ट था, इंटरेस्टिंग थिंग इज उस समय पे लालू प्रसाद यादव, जो कि बिहार के बाद में चीफ मिनिस्टर बने, उनको भी जेल में डाला गया था. ही वाज आल्सो one of the prodigies, one of the disciples of जयप्रकाश नारायण एंड राम मनोहर लोहिया. उन्होंने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा. ठीक है, सो इंटरेस्टिंग बिट. एनीवेज जो अरेस्टेड लोग हुए उनमें से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था शिवाकांत शुक्ला, एमपी के थे, और इन्होंने एक हेबियस कॉर्पस फाइल करी. ऐसी बहुत सारी हेबियस कॉर्पस पिटीशंस फाइल हुई हाई कोर्ट्स में. ठीक है,
जितने भी हाई कोर्ट्स थे उन्होंने बोला, अधिकतर हाई कोर्ट्स ने, कि जिनको डिटेन किया गया है उनको डिटेन नहीं किया जाना चाहिए था और हेवियस कॉर्पस हम एडमिट करते हैं, इनको आप छोड़ दीजिए जेल से। लेकिन वहां के जो एडीएम थे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जबलपुर के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये अपील फाइल करी और वहीं से इसका पूरा नाम है। द क्वेश्चन वाज, कैन अ पर्सन फाइल हेवियस कॉर्पस इन हाई कोर्ट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी? ठीक है, जब फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं, आर्टिकल 32 भी सस्पेंड है, तो क्या हाई कोर्ट में आप जाके हेवियस कॉर्पस फाइल कर सकते हो? दिस वाज द क्वेश्चन। गवर्नमेंट ने बोला कि इमरजेंसी के टाइम पे स्टेट की कंसिडरेशंस इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और इंडिविजुअल के राइट्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, और गवर्नमेंट ने कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं किया है। अगर वो फंडामेंटल राइट्स इस समय रिमूव भी कर दे तो फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री इट इज ओके, इट इज गुड। ठीक है, रेस्पोंडेंट्स यानी कि शिवाकांत शुक्ला एंड अदर्स, उन्होंने बोला कि भैया जो आर्टिकल 359 है वो फंडामेंटल राइट को इंपैक्ट करता है, और आर्टिकल 32 इज विद इन फंडामेंटल राइट, एंड आर्टिकल 32 इज व्हाट, सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हो फॉर enforcement of your fundamental rights, okay, heart and soul of the constitution, right to constitutional remedies। लेकिन हाई कोर्ट को वो इंपैक्ट नहीं करता, बिकॉज हाई कोर्ट की रिट पावर इज अंडर आर्टिकल 226 एंड नॉट अंडर आर्टिकल 32, एंड ये उनका एक टेक्निकल ग्राउंड था। फिर उन्होंने बोला कि आर्टिकल 359 डज नॉट रिमूव रेस्ट्रिक्शंस ऑन सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी जुडिशियरी और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अभी भी अलग अलग हैं, सेपरेशन ऑफ पावर खत्म नहीं हुई है। द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर डज नॉट इंपैक्ट पर्सनल लिबर्टी अंडर कॉमन लॉ एंड नेचुरल लॉ, इस तरह के उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए थे। ठीक है, एग्जीक्यूटिव इज नॉट स्टेट, यानी गवर्नमेंट इज नॉट द स्टेट। गवर्नमेंट खतरे में है का मतलब ये नहीं कि भारत खतरे में है, दोनों में फर्क है। Anyways, judgment was, as I said, shameful। उस समय के जजेस ने बोला, nobody can move any writ under article 226 before a high court for habeas corpus to challenge MISA, legality of detention under MISA। और एडीएम जबलपुर की अपील एक्सेप्ट कर ली गई और उन्होंने मीसा की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहोल्ड किया। इंपॉर्टेंस आप देखोगे, ये मेजॉरिटी जजमेंट था, 4-1 से था, एक ही पर्सन था, एक ही बंदा था जिसके अंदर इतना जमीर जिंदा था कि इसने अपोज किया इसको, जस्टिस HR खन्ना। ठीक है, एनीवेज HR खन्ना को बाद में ओवर रूल कर दिया गया और परसिक्यूट भी किया मिसेस गांधी ने। एनीवेज HR खन्ना का कहना था कि राइट टू लाइफ डज नॉट डिराइव फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ओनली बट इट इज अ नेचुरल लॉ। राइट टू लाइफ एक व्यक्ति को नेचर से मिला हुआ है, गॉड से मिला हुआ है, वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दे सकता, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन उसको छीन भी नहीं सकता है। ठीक है, एनीवेज इसके बाद इंट्रोस्पेक्शन हुआ जुडिशियरी में। आप देखोगे जुडिशियरी के बाकी जजमेंट्स ने, लेटर जजमेंट्स ने इसको क्रिटिसाइज किया। फॉर एग्जांपल जस्टिस चंद्रचूड़, जो कि करंटली चीफ जस्टिस तो नहीं बट शायद बन जाएंगे कभी, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हैं, उनके फादर उस समय पे इस जजमेंट में थे, तो उन्होंने अपने फादर को भी क्रिटिसाइज किया कि भैया ये गलत किया था मेरे फादर ने। ठीक है, इसने आर्टिकल 21 को रेस्ट्रिक्टिव मैनर में रीड किया। अब आगे हम देखेंगे, कंसेप्ट है जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ एंड लॉ अकॉर्डिंग टू जस्टिस, तो वो किस तरीके से प्ले में आता है, विल सी इन मेनका गांधी केस। तो यहाँ पे आर्टिकल 21 बहुत ही रेस्ट्रिक्टिव मैनर में रीड किया गया, लिटरल उसका मीनिंग लिया गया, और इमरजेंसी के टाइम पे लोगों को उनके राइट्स नहीं मिल पाए, सिविल राइट्स नहीं मिल पाए। ओके, नेक्स्ट केस इज प्रिटी रीसेंट, इट इज शफीन जहां केस। ठीक है, इसको हादिया केस भी कहते हैं। एक लड़की थी अखिला अशोकन, इस रीसेंट केस 2016, 24 साल की लड़की। वैकोम एक जगह है जहां वैकोम सत्याग्रह हुआ था केरल में, वहां पे 2016 में शी वेंट मिसिंग। उनके फादर ने हेबियस कॉर्पस फाइल किया हाई कोर्ट में, कौन से उसमें किया होगा, 226 में। लड़की ने बोला उस अपीयर हुई कोर्ट में कि मेरे फादर ने, क्योंकि मैं इस्लाम में कन्वर्ट हो गई थी और मैंने अपना नाम हादिया रख लिया था, तो मुझे मना किया कि आप इस्लाम प्रैक्टिस मत करो, इसलिए मैंने अपना घर छोड़ दिया, और अब मैंने अपना घर छोड़ दिया है, नाम चेंज कर लिया है और शफीन जहां नाम के एक व्यक्ति से शादी कर ली। यहाँ पे लव जिहाद का भी एंगल था उस समय पे जो न्यूज में चल रहा था। एनीवेज फैमिली ने कहा कि भाई ब्रेन वॉशिंग हुई है, और हाई कोर्ट ने फाइनली फैमिली की बात मानी और उसकी मैरिज को अनल कर दिया और उसको बोला कि इसको इसके फादर को सौंप दिया जाए। शफीन जहां
उनको लगा कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरी लीगली वेडेड वाइफ को मुझसे अलग किया गया, तो वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स क्या थे? हादिया ने बोला कि भैया मैंने अपनी मर्जी से एक दूसरा रिलीजन चूज किया है और मैं अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूँ, 24 साल की हूँ, मैं एडल्ट हूँ। ठीक है, और मेरे पेरेंट्स के घर में मुझे अनलॉफुली रखा गया है। उसके फादर और उस समय पे NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म को कहती है, उन्होंने बोला कि भैया यहाँ पे ब्रेन वॉशिंग का और लव जिहाद का भी एंगल है। बट कोर्ट ने यहाँ पे जजमेंट दिया, बोला कि भैया देखो, आप किसी की मैरिज को अनल नहीं कर सकते इस बेसिस पे कि उसका दिमाग कमजोर है या उसको ब्रेन वॉश कर दिया गया है, चाहे कुछ भी हो, वो एडल्ट है। ठीक है, और लॉ तो लॉ है। उनको बोला कि आप अपना कोर्स, जो भी कोर्स कर रही थी मेडिकल कोर्स, वो आप तमिलनाडु में कंटिन्यू करो, आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है और फ्रीडम ऑफ मैरिज है, और ये ग्रूम के कैरेक्टर पे या उसके अपने कैरेक्टर पे उसको बंद नहीं किया जा सकता। उन्होंने बोला ठीक है, आपको लगता है कोई क्रिमिनलिटी हुई है, यहाँ पे लव जिहाद का एंगल है या फिर रेडिकलाइजेशन का एंगल है, तो उसको आप इन्वेस्टिगेट कीजिए। और केरला में से बहुत सारे इश्यू उस समय पे हुए भी थे, अगर आपको याद हो तो उसमें बहुत सारे लोग ISIS में चले गए थे। कुछ लोग ऐसे थे जो क्रिश्चियन या हिंदू से मुस्लिम बने और ISIS का पार्ट उस समय पे बन गए थे। तो दिस वाज अ वेरी पॉपुलर केस, बहुत रीसेंट केस है। जजमेंट गेव प्राइमेसी टू इंडिविजुअल राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ बिलीफ एंड मैरिज। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। सी, एक रिलीजियस एंगल से देखना एक अलग चीज है, बट लीगल एंगल से देखोगे तो हादिया हैड एवरी राइट कि वो रिलीजन चाहे तो चेंज करे, चाहे तो जिससे मैरिज कर ले। ठीक है, और इस पे काफी सारा पब्लिक डिस्कशन हुआ था और एक चीज सेटल हो गई। कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि भैया इंडिविजुअल के राइट्स मैटर करते हैं। ठीक है, ओके, दिस इज अ क्वेश्चन यू कैन डू, और आप मुझे अपना आंसर भी भेज सकते हैं, नीचे नंबर दिया हुआ है उस पे। हम आते हैं अगले केस पे, मेनका या मानेका गांधी केस पे। उसके फैक्ट्स क्या थे कि मानेका गांधी वॉज डॉटर इन लॉ ऑफ इंदिरा गांधी। इमरजेंसी के टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेस्टीज नीचे चली गई और उस समय पे उन्होंने एक मैगजीन शुरू की जिसका नाम था सूर्या। ठीक है, उस समय पे डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर वाज मिस्टर जगजीवन राम, वेरी बिग लीडर ऑफ बिहार, और शेड्यूल कास्ट के बहुत बड़े लीडर थे। ठीक है, बहुत पढ़े लिखे आदमी थे जगजीवन राम, फ्रीडम फाइटर थे। उनके बेटे की कुछ पिक्स उन्होंने प्रकाशित करी, पब्लिश करी, जो कि बहुत ही कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में थी। एज अ रिजल्ट उनका जो पासपोर्ट था वो रिसेंड कर दिया गया, यानी उसको बोला गया कि आपका पासपोर्ट अब उसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है और आप देश से बाहर नहीं जा सकती हैं इन पब्लिक इंटरेस्ट। उन्होंने लेटर लिख के पूछा कि भैया ऐसा क्या हो गया कि मेरा पासपोर्ट जब्त किया गया। जो पासपोर्ट ऑफिस था उसने कोई रीजन देने से मना कर दिया, तो उन्होंने एक रिट पिटीशन फाइल करी कि भैया ये तो मेरी राइट ऑफ पर्सनल लिबर्टी उसके अगेंस्ट में है। इश्यूज क्या थे? पहली चीज, is right to go abroad part of right to personal liberty, आर्टिकल 21 में या आर्टिकल 19 में। ठीक है, एंड वेदर राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(a, दैट इज कि जो आपको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का राइट है, इज इट लिमिटेड इन जियोग्राफी, क्या वो इंडिया के अंदर ही है या इंडिया के बाहर भी आपको मिलता है। ठीक, और अगेन पासपोर्ट एक्ट का सेक्शन समथिंग, इज इट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 21, आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 21। ठीक है, ओके, sorry, this is article 19 actually, this is article 19 and article 21. article 19 is freedom and article 21 is right to life and liberty. अब यहाँ पे एक चीज डिस्कस करनी बहुत जरूरी है। आर्टिकल 21 में जो वर्ड आता है, दिस इज प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। आई होप आपको पता होगा कि कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ लिया है। ठीक है, नाउ प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ मींस कि लॉ में जो कुछ लिखा है वो सही है और उसके अकॉर्डिंग ही हमको काम करना है। ठीक है, दिस इज एक्चुअली एन एनालॉगस कंसेप्ट कॉल्ड जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है, लेकिन यूएस में वहां पे एक नया कंसेप्ट है, एक अलग कंसेप्ट है, विच इज कॉल्ड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। कहने का मतलब है कि लॉ या जस्टिस जो है एक बड़ा कंसेप्ट है, उसको शब्दों में नहीं बांट सकते आप। हो सकता है कि आपने जो लॉ बनाया है वो लॉ ही आर्बिट्रेरी हो, गलत हो, अनजस्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लॉ बना दूं कि इंडिया में जितने भी मुस्लिम्स हैं उनको सबको शहर के पर्टिकुलर पार्ट्स में ही रहना पड़ेगा, इस तरह के लॉ बने थे कभी नाजीज के टाइम पे। ठीक है, कहने को तो वो लेजिस्लेचर से पास हुआ है लॉ,
लेकिन अगर देखा जाए तो दिस इज एन अनजस्ट लॉ, ठीक है, जस्टिस नहीं है उसमें। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बोलेगा कि ऐसे लॉ की अवहेलना की जाए, ऐसे लॉ को खत्म कर दिया जाए, और वो राइट किसके पास में है, वो पावर किसके पास में होगा, करंटली आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट के पास में। और ये पीआईएल बहुत सारी इस बेसिस पे बनती हैं। एक रीसेंट एग्जांपल अगर आपको दूं तो एनजेएसी एक्ट, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशंस एक्ट था, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आया था। जुडिशरी ने बोला दिस इज एन आर्बिट्ररी लॉ, इट डजंट फॉलो ड्यू प्रोसेस, और इसलिए वो लॉ पूरा का पूरा ही खत्म कर दिया, ठीक है। सो उस समय तक हमारे पास में प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ का ही कंसेप्ट था, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं चलता था। और ये जजमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आप देखोगे यहां से शुरू होता है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स क्या थे? मेनका गांधी ने बोला राइट टू गो अब्रॉड इज अ पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 में बोला हुआ है, एंड देयर इज नो प्रोसीजर इन पासपोर्ट एक्ट फॉर रिवोकिंग अ पासपोर्ट। वहां रिवोकेशन का कोई है ही नहीं, तो आपने कैसे रिवोक कर दिया मेरा पासपोर्ट, ठीक है, आर्बिट्रेरी है। दिस एक्ट वायलेट्स नेचुरल जस्टिस, क्योंकि हमें सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। नेचुरल जस्टिस का मतलब है उसमें बेसिकली दो चीजें जो मेन होती हैं। आप किसी के अगेंस्ट में एक्शन ले रहे हो तो कम से कम उसका पक्ष भी सुनोगे, उसकी बात सुनोगे कि उसने ऐसे एक्शन क्यों लिए जिसके लिए आप उसको सजा दे रहे हो, ठीक है। दूसरा पार्ट नेचुरल जस्टिस का, बायस नहीं होना चाहिए, यानी द जज शुड नॉट बी बायस्ड। उसके रिलेटिव्स में या उसके दुश्मनों में अगर जज होगा तो नेचुरल जस्टिस कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि भैया दिस इज अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस, क्योंकि पासपोर्ट रिवोक करने से पहले मेरे से पूछा ही नहीं कि रिवोक कर दिया जाए क्यों ना कर दिया जाए, ठीक है, शो कॉज नोटिस नहीं दिया। एक्ट का जो सेक्शन है 10(3)(c), इट इज वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 14, 19 एंड 21, एंड पब्लिक इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट इन प्रेजेंट। गवर्नमेंट का कहना था कि भैया ये पब्लिक इंटरेस्ट में किया गया है क्योंकि उनको शाह कमीशन के सामने पेश करना है, फ्यूचर में पेश किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भैया पब्लिक इंटरेस्ट फ्यूचर में हो, वो इट इज नॉट इनफ, करंटली देयर शुड बी सम पब्लिक इंटरेस्ट दैट मस्ट बी सर्व्ड, ठीक है। ये उनके आर्ग्यूमेंट्स थे। गवर्नमेंट ने बोला प्रेजेंस इज लाइकली टू बी रिक्वायर्ड बिफोर शाह कमीशन। अगेन आर्टिकल 21 डज नॉट से प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड मस्ट बी रीजनेबल, जो भी हम कह रहे थे, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात नहीं करता, वहां पे प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, चाहे जैसा भी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ हो उसको फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज द पोजीशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये गवर्नमेंट ने बोला, ठीक। जजमेंट क्या आया? उन्होंने बोला, कोर्ट ने बोला कि भैया प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ अंडर आर्टिकल 21 मस्ट बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल, ऑप्रेसिव और आर्बिट्ररी नहीं हो सकता है। फेयर लॉ होगा, जस्ट लॉ होगा, रीजनेबल होगा, तभी उस लॉ को आप कह सकते हैं कि ये सही लॉ है, नहीं तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। सेकेंडली, पर्सनल लिबर्टी इज वाइड इन मैंडेट एंड कवर्स अ वैरायटी ऑफ राइट्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूट पर्सनल लिबर्टी। यहीं से आप देखोगे एक ट्रेंड शुरू होता है कि आर्टिकल 21 के अंदर बहुत सारे जजमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं। रिसेंटली आप देखोगे पुत्ता स्वामी जजमेंट था जिसमें राइट टू प्राइवेसी को भी आर्टिकल 21 के अंदर ले लिया गया, ठीक है। तो यहां से वो सारी चीजें शुरू हुई थी। एक केस में पहले सुप्रीम कोर्ट कह चुका था कि राइट टू ट्रैवल एंड गो आउटसाइड कंट्री इज इंक्लूडेड इन पर्सनल लिबर्टी, तो उसने यहां पे उसको दोबारा बोला। उसने बोला very importantly कि there is a unique relationship between 14, 19 and 21, right to equality, freedom and right to life and liberty। अगर आप आर्टिकल 19 की बात करते हो तो इन दोनों की बात भी आप करोगे ही करोगे। दीज आर द गोल्डन ट्रायो ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एक की बात करोगे तो बाकी दोनों की बात भी आपको करनी ही पड़ेगी। इंपॉर्टेंस क्या है? पर्सनल लिबर्टी को बहुत वाइड इंटरप्रिटेशन दिया और आप देखोगे एक्सपैंड होता चला गया। आज राइट टू क्लीन एयर, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एनवायरनमेंट, राइट टू प्राइवेसी, सब कुछ आता है आर्टिकल 21 के अंडर में। एंड एज अ रिजल्ट इंडिया आज की डेट में काफी हद तक एक वेलफेयर स्टेट बनने की तरफ अग्रसर है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, आर्टिकल 14, 19, 21 के बीच में जो रिलेशनशिप थी उसको इसने स्टेट किया। बोला 21 को अगर वायलेट करोगे 14 एंड 19 वहां अपने आप ही लग जाएंगे, उनको भी उनके टेस्ट पे भी, उनकी कसौटी पर भी किसी चीज को खरा उतरना होगा अगर 21 पे खरा उतरना है, ठीक है। सो दिस वाज द मेनका गांधी जजमेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कल हम दोबारा मिलेंगे, कल का मतलब अब मंडे को मिलेंगे और एक कुछ नई थीम के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।